सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि 2-3 दिन 4 दिन हो जा रहे हैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि कुछ शासकीय कामों के चलते और कोरोना की ड्यूटी के चलते व्यस्तताओं को देखते हुए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। पर फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 में HPSC से पास आउट हूँ और अभी CU जनपद के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके लिए अभी इकोनॉमिक्स का हम आखिरी पोर्शन में चल रहे थे, तो हम आज देखेंगे कृषि। भारत में कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एटलीस्ट 2 वीडियो तो लगेंगे और कम से कम 30-30 मिनट के। तो आपको दोनों वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे, जब जाके आपको समझ में आ पाएगा। तो मैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कृषि व लागत आयोग यानी CFCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होगा, फसल के प्रकार क्या होंगे, रबी की, खरीफ की, जायद की। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे नगद फसल क्या होती है, खाद्यान्न फसल क्या होती है। उसके बाद हम हरित क्रांति भी देखेंगे। हरित क्रांति के अलावा हम ये भी देखेंगे कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्थाएं क्या होती हैं, कृषि सुधार क्या थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या खाद्यान्न की दुकान वाला सिस्टम क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये क्या है। और भारत में आखिरी में हम देखेंगे कृषि सुधार क्या हुए, कौन कौन सी जोत होती है और सिंचाई की क्या क्या परियोजना है। मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्या। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कृषि प्रधान देश मतलब अधिकतर जनसंख्या इसी के ऊपर निर्भर है और लगभग 50% जितने भी लोग काम करने वाले हैं, लगभग 50% लोग क्या करते हैं, कृषि से अपनी आजीविका चला रहे हैं और कृषि में ही क्या कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। मतलब श्रम शक्ति का लगभग 50%, कितना, लगभग 50% किस पे निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। मतलब कृषि में वह अपना क्या कर रहा है, रोजगार प्राप्त कर रहा है। भारत का जो पूरा क्षेत्र है जहां पर कृषि होती है, उस पूरे क्षेत्र को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। मतलब 15 तरह के अलग अलग टुकड़ों में क्या कर दिया गया, भारत को बांट दिया गया है, जिनमें अलग अलग तरह की क्या होती फसल होती है। एक क्षेत्र वो जहाँ गेहूं होती है, एक क्षेत्र वो जहाँ धान होती है, एक क्षेत्र वो जहाँ सोयाबीन होता है। इस तरह का 15 क्षेत्र उन्होंने क्या किया है, बनाया है भारत सरकार ने। हरित क्रांति के बारे में देखें तो हरित क्रांति से पहले 2 फैक्ट देख लेते हैं कि दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। इनको इस नोबेल प्राइज भी मिला है। और भारत में हरित क्रांति के लिए किसको जाना जाता है, स्वामीनाथन को। किसको, स्वामीनाथन को। इन्होंने भारत में क्या की थी, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब हम देखते हैं हरित क्रांति मतलब क्या, हरित क्रांति मतलब क्या। तो जब मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने देखा वो क्रांति का मतलब होता है कि कोई परिवर्तन जो धीरे धीरे हो रहा है वो एकदम से हो जाए। मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन, जिनको अमूलचूल परिवर्तन कहते हैं, कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम क्रांति। तो हरित क्रांति से मतलब खेतों में आने वाली क्रांति से मतलब है, यानी कि कृषि क्षेत्र में आने वाली क्रांति को कृषि क्रांति या हरित क्रांति कहते हैं। भारत में इसकी स्टार्ट 1967 या 66 से माना जाता है, जबकि स्वामीनाथन ने क्या किया था, अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक और अच्छी सिंचाई के संयुक्त परिणाम के रूप में खाद्यान्न फसलों का और अन्य फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया था भारत में। तो हम देखते हैं कि इसका सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का किस पे पड़ा। तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और किस पे पड़ा, चावल पे पड़ा। तो क्या बाकी चीज पे नहीं पड़ा। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता उस समय किसकी थी, गेहूं और चावल की थी। इसलिए गेहूं और चावल के ऊपर उस समय की सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया और सरकार सक्सेसफुली क्या करी, इसमें आगे बढ़ पाई और गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत स्वनिर्भर हो गया। मतलब किसी और के ऊपर इसकी आश्रितता या निर्भरता या डिपेंडेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता कब स्टार्ट हुई, भारत में कौन प्रणेता था, तो स्वामीनाथन थे। किस किस फसल पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, गेहूं और चावल पे। और गेहूं और चावल सबसे ज्यादा मिडिल इंडिया और नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश तरफ पाया, जब सबसे ज्यादा उगाया जाता तो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा। तो ये भी कहा जाता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में इसका क्या हुआ, प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ। पहले इसका प्रभाव गेहूं पे हुआ और फिर उसके बाद चावल पे हुआ, और ओवरऑल और देखें तो गेहूं चावल पे सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा था आरआरबी मैंने वीडियो में डाला, रीजनल रूरल बैंक। इसका भी उद्देश्य क्या था, कृषि में जो किसान लोग हैं उनको अच्छा बीज, अच्छा उर्वरक और सिंचाई परियोजनाओं के लिए लोन देने के लिए आरआरबी का भी गठन किया गया था। मतलब इनका ये काम भी था। और नाबार्ड तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कृषि क्षेत्र की ये शीर्ष बैंक है। तो इसने सारे काम किसके पक्ष में की, ग्रामीण क्षेत्र के विकास और कृषि के विकास के लिए बहुत सारी काम ये करती है, जो कि अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज आप क्या करें, वीडियो में जाके देख लें। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप बोर भी नहीं हो और फटाफट आपको सारी चीज पता लग जाए।
तो हम ये देख रहे थे कि हरित क्रांति किस चीज का परिणाम था। हरित क्रांति अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक और अच्छी सिंचाई, इन तीनों का संयुक्त परिणाम था, जिससे क्या हुआ, बहुत कम समय में भारत में खाद्यान्न फसलों, दलहन तिलहन सभी का क्या हुआ, बम्पर उत्पादन हुआ। और इस बम्पर उत्पादन को करने के लिए जो हमारे स्वामीनाथन थे या जो हमारे रिसर्चर थे या जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, HYV वैरायटी क्या की उपयोग किया। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों का क्या किया, इस्तेमाल किया। मतलब गेहूं भी वो इस्तेमाल की जो कि पर एकड़ के हिसाब, पर हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा उत्पादन हो। चावल का भी वही उत्पादन किया। तो HYV का भी आपसे फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है कृषि क्षेत्र में, HYV क्या होता है। तो HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी सरकार कई बार परमिशन देती, कई बार नहीं देती। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया था और पढ़ाया था गोल्डन राइस, वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो ये क्या होती है वो हम समझ रहे हैं। मैं ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ, आपको फटाफट समझा देता हूँ। मान लो एक पेड़ है जिसमें ये होता है कि कुछ दिन के बाद उस पेड़ में बैगन लगते हैं, और बैगन क्या होता है, जो भी सीधा होना चाहिए बैगन, वो यहां से क्या हो जाता है, ऐसा मुड़ जाता है। और मुड़ने के बाद आप उसको तोड़ के देखेंगे, यहाँ उसमें इल्ली पाई जाती है। उस बैगन में क्या होती है, इस कोने पे, इस बीच वाले हिस्से में मुड़ने के बाद इल्ली आ जाती है। तो ये सारे बैगन में ये प्रवृत्ति हो रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि इस इल्ली को जिस चीज से मारा जा सकता है, इल्ली को जिस तत्व से मारा जा सकता है, उस तत्व को इस बैगन के अंदर डाल देते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। जिन लोगों की बायोलॉजी अच्छी होगी जल्दी समझ जाएंगे, जिन लोगों की बायोलॉजी अच्छी नहीं होगी वो भी समझ जाएंगे, मैं वादा कर रहा हूं। आप समझो, हमारा शरीर है, शरीर के अंदर सेल्स हैं, सेल्स से सारा शरीर बना है। पर हमारे जो शरीर है उसकी अलग अलग सेल्स है, नाक की अलग, कान की अलग, हाथ की अलग, पैर की अलग, हर चीज को बनाने वाली अलग अलग सेल है। उन सेल में एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए में हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो चीज उसके अंदर छिपी रहती है, वो जैविक जानकारी रहती है। उस जैविक जानकारी को संधारित करने वाले, रखने वाली चीज को हम बोलते हैं जीन। वो किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है। कि जीन के अंदर ये जानकारी होगी कि अगर नाक ऐसी होगी तो ऐसी क्यों होगी, वो जीन बताएगा, ठीक है। तो ये जो बैगन था, इसके जीन में अंदर जाके, इसके जीन में एक ऐसी दूसरा जीन डाल देते हैं कि उस जीन में अगर वो इल्ली जाए तो इल्ली उस जीन को देख के या खा के मर जाए। वो इल्ली उसको क्या करेगी, मर जाएगी। तो जब भी अगर हम इस बैगन के अंदर, इस बैगन के बीज के अंदर वो जीन डाल दें जिसको खा के इल्ली मर जाती है, तो इसका ये मुड़ना, जो क्या है, ये मुड़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि किसी भी फसल के जीन स्तर तक जाकर उसको क्या करना, मॉडिफाइड कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके भी बहुत सारी क्या हो रही है, फसलें आ रही हैं जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन, क्या है, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ये दोनों, इनको खूब बवाल भी मचा है। तो ये बीटी बैसिलस थियोरोजेनेसिस इसका नाम है। तो ये बैसिलस थियोरोजेनेसिस एक जीन का ही नाम है जो इसमें क्या करते हैं, कॉटन में डाल देते हैं, और कॉटन अच्छी वैरायटी का करता है, पैदा करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए में हमने क्या किया, सॉरी गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए का जीन डाल दिया था, तो वो अच्छा खासा लोगों को क्या कर रहा था, विटामिन ए उपलब्ध करा रहा था। तो ये जीएम क्रॉप्स थी। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं कि फसल के जो प्रकार है, फसल के जो प्रकार है वो 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये मौसम के आधार पे हमने क्या रखे हैं, प्रकार रखे हैं कि किस किस मौसम में बोई जाएगी, किस किस मौसम में काटी जाएगी, इसके आधार पे। तो रबी की फसल, रबी किसको बोलते हैं, रवि एक उपनाम है किसका, सूरज का, भास्कर, रवि। रवि मतलब सूरज, सूरज मतलब जिस टाइम पे सूरज अच्छा चमकता हो उस टाइम पे बोई जाने वाली फसलें। तो देख लेते हैं, यानी रबी की फसल वो फसल होती है जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। वो फसल सब कैसे कहलाती है, रबी फसल यानी सूरज वाली फसल। तो कौन कौन सी है, गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, और भी कई हैं। आप बस एक चीज का ध्यान रखें, अपने दैनिक जीवन का उपयोग हमेशा अपनी पीएससी या जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए उपयोग करें। आप हमेशा याद करें, जहां भी रहते हैं, भोपाल या जहां भी, आप मक्का कब खाते हैं, बरसात में। यानी मक्का कौन सी फसल है, रबी की फसल नहीं। समझ रहे हैं आप। तो जो भी चीज आप खाते हैं वो आपको किस टाइम पे हरी प्राप्त होती है उसका भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पर्यावरण से भी क्या करें, चीजों को अडॉप्ट करें और मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज समझना चालू करें।
तो गेहूं, चना, जौ, मटर, ये चना जो आप होला खाते हैं ये कब मिलता है आपको? फरवरी में मिलता है, जिसको आप भूंज के खाते हैं। तो ये मतलब रबी वाली फसल है। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो जुलाई और अगस्त में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इसमें कौन सी है? धान, आप जानते हो धान बोते हैं। सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन, तिल, गन्ना, मूंगफली, ये सब आपको कब बोते हैं हम? ये हम कब बोलते हैं? अच्छा, मैंने मक्का नहीं लिखा क्या? हाँ, मक्का देखो आप, मक्का मैं अभी बता रहा था आपको। ये मक्का भी कब का है? बरसात का ही है। खरीफ मतलब बरसात वाला सिस्टम, जो जुलाई अगस्त में बोई जाए ना, अक्टूबर नवंबर में काटी जाए। धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल, गन्ना, मूंगफली, मक्का, और भी जो आपको मिलती है उस टाइम आप देख लें। और एक फसल होती है जायद की फसल। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जायद की फसल मतलब जो गर्मी में पैदा होती है। गर्मी में पैदा होने वाले आपने अधिकतर देखा होगा सब्जी, ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं, तरबूज आप अभी खा रहे हैं, और खरबूज भी आप खा रहे हैं, और मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोलते हैं इसको। खरबूज भी खा रहे हैं, ककड़ी भी खा रहे हैं, तो ये सब जायद की फसल है। इसके अलावा दूसरी तरह से पैसे के आधार पर फसलों को बांटते हैं। तो वो फसल कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल मतलब जिन फसलों का उपयोग किसमें किया जाता है? खाने के रूप में किया जाता है। तो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होगी? खाद्यान्न फसल होगी गेहूं, इसको हम खाते हैं, चावल खाते हैं, मोटा अनाज भी होता है जिसमें चना होता है। ये सब कैसी फसलें हैं? ये खाद्यान्न फसल है जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। फिर एक और फसल होती है जिसको हम बोलते हैं नगद फसल। नगद फसल मतलब जिसको खाने के रूप में उपयोग नहीं करता, पैसा कमाने के लिए, नगद पैसा मिले। जैसे तंबाकू, नमक फसल मतलब तंबाकू आप बेचते पूरी खा तो जाते नहीं, तो तंबाकू है, कपास है। तो ऐसी फसल जिसको पैसा कमाने के लिए नगद पैसे के रूप में उसमें फटाफट बिक के पैसा मिल जाए, उसको नगद फसल बोलते। एक होती तिलहन। तिलहन मतलब जिस तेल निकालते, सिंपल, जिसका क्या निकालते? तेल। तो सोयाबीन देख लो, सोयाबीन का तेल आप खाते हो, सूरजमुखी का खाते हो, मूंगफली का खाते हो। तो ये सब कैसी है? तिलहन फसल। एक होती दलहन, जिसकी आप दाल खाते हो। तो दलहन मतलब अरहर मतलब जो तुअर दाल खाते हो ना, तुअर, अरहर। सोयाबीन भी, जिसके दो टुकड़े होते हैं। मूंग होती है, मूंग की दाल खाते हैं आप। जितनों की भी दाल बनाई जैसे कोई सब दलहन। जरूरी नहीं है कि वो दलहन है तो तिलहन ना हो। जैसे सोयाबीन दलहन भी है, तिलहन भी है भाई। उसकी दाल भी आप कर सकते हो और आप उसका तेल भी निकाल सकते हो, सिंपल। तो ये चार तरह की और फसल होती: खाद्यान्न फसल, नगद फसल, तिलहन फसल, दलहन फसल। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बहुत कम समय में बहुत सारा मिल जाए, बस फटाफट आप नोट डाउन करते जाए। तो ये मिटा रहा हूँ पूरा हरित क्रांति वाला पोर्शन, रबी फसल और खरीफ फसल वाला पोर्शन, नगद फसल वाला पोर्शन। अभी आप और देखें क्या क्या करने वाला। अब मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ जो कि जिसका मुद्दा मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। मान लो भारत आजाद हुआ 1947 में, सॉरी मान लो क्या वही, तो भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम भारत की हालत बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी मतलब इतना भी खाद्यान्न पैदा नहीं होता था कि उससे भारत की जनसंख्या का क्या वो पेट पालन हो सके। तो सरकार लगातार इस प्रयास में लगी थी कि किसी भी तरह करके इतना उत्पादन तो हो जाए कि भारत की जनसंख्या को क्या हो जाए, पर्याप्त ये हो जाए। तो सरकार उसके लिए लग गई और 1967-68 में आके सरकार को क्या हुआ, हरित क्रांति मिली और उसके बाद से हम क्या हो गए, पर्याप्त सक्षम हो गए खाद्यान्न उत्पादन में। पर उससे पहले की क्या स्थिति थी भारत में? उससे पहले की क्या स्थिति थी मतलब कि भारत में 1947 से पहले कैसी कृषि होती थी, क्या होती थी? तो तीन तरह की प्रवृत्ति चलती थी: जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महारवाड़ी प्रथा। तो तीनों को आप समझ लो। जमींदार मतलब क्या? जमींदार मतलब ये सरकार जमींदार को क्या करती थी, एक फसल का टुकड़ा देती थी। मतलब फसल के टुकड़े से मतलब कई हजार हेक्टेयर का हुआ करता था। वो उस पूरे क्षेत्र का जमींदार होता था और सरकार टैक्स उसी से लेती थी। जैसे सरकार ने बोल दिया कि जितना भी आपको अगर 2000 एकड़ हमने जमीन दी तो हम आपसे 25,000 रुपए लेंगे, कैसे, सालाना या महीने का, जो भी सरकार ने फिक्स किया। तो जमींदार क्या करता था, अपनी जो जमीन थी उसको कई किसानों को टुकड़े टुकड़े में बांट देता था और उन किसानों से क्या करता था, फिर लगान वसूलता था और उसके एक हिस्सा किसको दे देता था, सरकार को दे देता था और बचा वाला पैसा अपने लिए बचा लेता था। इसमें होता यह था कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने के चक्कर में किसानों की मट्टी पलीत कर देता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था और उनसे बहुत सारा पैसा खरीद लेता, मतलब ले लेता था, सरकार को एक लिमिटेड पैसा देता था। इसको हम क्या बोलते थे, जमींदार प्रथा। ये कब चालू हुई? 1793 में। किसने चालू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको उस टाइम ब्रिटिश के कब्जे में जितना भारत था उसके 19% भाग पे इसको क्या किया था, लागू किया था, या उस पर होती थी लगभग
तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सूर्यास्त प्रथा और चलती थी। कौन सी प्रथा? सूर्यास्त प्रथा, जमींदार प्रथा में। वो कैसी? जमींदारी में, वो समझ लो आप। मान लो सरकार ने बोला कि आज शाम को हम भोपाल में जितनी जमीन है उसको नीलाम कर रहे हैं, 25,000 रुपए सालाना, जो कि क्या करेगा, हमको क्या कर देगा, पैसा देगा, हम उसको ये जमीन दे देंगे, वो उसका जमींदार होगा, वो अपना किसानों को बांटे और उनसे पैसा वसूल करे। उस साल मान लो मैंने ले ली वो जमीन, तो अगले साल वो जमीन मेरे ही पास रहेगी यदि आने वाले अगले साल का जो आखिरी, इस साल का जो आखिरी दिन है उस दिन में मैं सरकार को पैसा लाके दे दूं। अगर उस तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले यदि मैं सरकार को वो पैसा ना लाके दे पाया तो मैं उस क्षेत्र का जमींदार नहीं रहूंगा और सरकार उसकी नीलामी फिर से करेगी। तो इसी को बोलते थे सूर्यास्त प्रथा। यदि अगर सूर्यास्त हो गया और आप पैसा देने में असक्षम रहे तो आप उस क्षेत्र के जमींदार नहीं रहेंगे। तो ये कौन सी प्रथा थी? जमींदारी प्रथा की सूर्यास्त प्रथा। दूसरा देखते हैं, एक होती थी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है सिंपल, रैयत मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी प्रथा मतलब सरकार ने जमींदारी प्रथा नहीं लगा के रैयतवाड़ी प्रथा लागू की और ये बोला कि हम किसानों से सीधा ही क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे। किसान सीधा सरकार को टैक्स देगा। यानी जो बिचौलिए थे, कौन, जमींदार, उनको सरकार ने बीच से हटा दिया। मतलब अंग्रेज सरकार अब सीधे किसान से टैक्स वसूलेगी। और ये किसने चालू की थी? ये की थी सर टॉमस रो ने चालू। कहां से? मद्रास से प्रारंभ की थी। और उस समय इंग्लैंड वालों के कब्जे में भारत की जितनी जमीन थी उसके 51% भाग पर लगभग ये क्या थी, लागू थी। और तीसरी थी महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा, महाल मतलब होता है गांव, यानी पूरे गांव के ऊपर एक निश्चित टैक्स सरकार ने क्या कर दिया, अधिरोपित कर दिया कि ये पूरा गांव, भोपाल जो गांव है वो हमको 25,000 रुपए सालाना देगा। और अब सारे किसान मिलकर इकट्ठा करके 25,000 सरकार को देंगे। मतलब गांव टैक्स की यूनिट बना दी उन्होंने। किसान ये टैक्स की यूनिट नहीं बनाई, जमींदार नहीं बनाई। तो ये प्रवृत्ति कहां से चालू हुई? ये विलियम बेंटिंग ने चालू करी थी, आगरा और अवध से। और उस समय के जितना भी क्षेत्र पे अंग्रेजों का कब्जा था उसका लगभग 30% क्षेत्र पे ये क्या थी, लागू थी। तो ये तीन प्रथा किसके पहले थी? आजादी के पहले लागू थी। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद जब होता है तो उसको हम बोलते कृषि सुधार। आजादी के बाद क्या हुआ? कृषि सुधार। तो एक टॉपिक ही आपका कृषि सुधार। दूसरा कृषि प्रकार, जो सबसे पहले लिखा, कृषि के प्रकार मतलब कितने प्रकार से कृषि की जाती, 2। तीसरा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जितना पैसा सरकार ने मतलब जितना खाद्यान्न किसान ने पैदा किया उस खाद्यान्न को सरकार 1 रुपये किलो, जो मध्य प्रदेश में चल रहा है 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो मोटा अनाज, वो कैसे बढ़ता है उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका होती है, जो कि हमारा सोसाइटी में खरीद लेते हैं और फिर सोसाइटी तक, हमारी सोसाइटी खरीदते हैं और दूसरी पीडीएस की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं। और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च करने में जो शीर्ष संस्था है वो ये सब क्या काम करती है। और एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मतलब कृषि व लागत आयोग, जो कि कृषि की लागत मतलब जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मतलब कोई फसल कितने रुपए में बिकेगी वो तय करता है। वो कब बना और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या रहता है वो इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर दें ताकि कुछ तो व्यू बढ़ जाए। थैंक यू सो मच।